नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सुबह 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। उन्होंने शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आखिरी सांस ली। 87 साल की उम्र में वीरभद्र सिंह ने 2 बार कोरोना को हराया था। 12 अप्रैल और 11 जून को 2 बार कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन तबीयत अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज सुबह करीब 4 बजे मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हो गया। 9 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके वीरभद्र सिंह की गिनती कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में होती थी। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह यूपीए सरकार में भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बढ़ते आगे, कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मिनिस्टर का पद दिया गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी उनके पास मंत्रालय, अमित शाह के पास गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार होगा। तो मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। इसी प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय और आईटी मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इसी प्रकार मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री का इनके पास अतिरिक्त प्रभार होगा। इसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण, युवा और खेल मंत्रालय की अब जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी को महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। तो गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा पशुपतिनाथ पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय और नारायण राणे को लघु एवं मध्यम मंत्रालय, पीयूष गोयल को कपड़ा, वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता मंत्रालय, वीरेंद्र कुमार खटीक को सामाजिक न्याय मंत्रालय, रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय, राजकुमार सिंह को बिजली मंत्रालय और जी किशन को संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र मंत्रालय, पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो अनुप्रिया सिंह पटेल को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। इसी प्रकार हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास, पेट्रोलियम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये नई टीम है पीएम मोदी की। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में सत्ता और बीजेपी संगठन का फीडबैक लेने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज चित्रकूट पहुंच रहे हैं। वो 6 दिन तक यानी कि 13 जुलाई तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और इसके बाद 14 जुलाई को संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भोपाल पहुंच रहे हैं। संघ के शीर्ष नेतृत्व का लगातार मध्य प्रदेश प्रवास ये संकेत दे रहा है कि मध्य प्रदेश को लेकर संघ बड़ी कार्य योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी कर रहा है। संघ से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस दौरे को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले मध्य प्रदेश में चल रही गतिविधियों के बारे में लोगों से फीडबैक भी लेंगे।
कांग्रेस नेमावर कांड को मुद्दा बनाने की कवायद में जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज कमलनाथ भोपाल दौरे पर आ रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नेमावर हत्याकांड के बाद खुद कमलनाथ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेमावर गए थे। कमलनाथ ने इस दौरान मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की थी। वहीं दिग्विजय सिंह भी आज देवास के दौरे पर हैं। वे नेमावर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि हत्याकांड का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए और उन्होंने दोषियों को फांसी देने की भी मांग की है। कमलनाथ जी परसों गए थे, उन्होंने पार्टी की ओर से राहत राशि की दोषी व्यक्तियों को फास्ट ट्रैक में ये प्रकरण लाकर उन्हें फांसी की सजा दी जाए और कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से इस मामले को आखिर दम तक लड़ाई। आदरणीय कमलनाथ जी कल भोपाल आ रहे हैं। प्रदेश के नए राज्यपाल जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। साथ ही संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बैठकें भी रखी गई हैं एवं प्रदेश में होने वाले 4 उपचुनाव के संदर्भ में भी रणनीति को आगे बढ़ाया जाएगा। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस फिर से पूरी ऊर्जा के साथ जुट गई है और 4 उपचुनाव हम जीतेंगे। तो दोनों ही प्रदेश में इन दिनों क्या कुछ घटनाक्रम आज होंगे, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश राज रायपुर से, तो नीलम गुरुवे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीलम, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज चूंकि आरएसएस की लगातार बैठकें हैं, इसके भी राजनीतिक पैने हैं, नेमावर हत्याकांड को लेकर कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है, और क्या कुछ खास होगा आज मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, संघ की गतिविधियां जो है मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संघ सरसंघ चालक जो मोहन भागवत है लगातार मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और वो कई बैठकें ले रहे हैं। चित्रकूट में आज भी उनकी बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश में राजनीति को लेकर आगे क्या रणनीति संघ की ओर से रहेगी, क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम जो है हो सकते हैं, और इस सब पूरे उनके प्रवास को मध्य प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी आज भोपाल दौरे पर रहेंगे। वो भोपाल दौरे पर संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, कई महत्वपूर्ण बैठकें भी लेंगे। मध्य प्रदेश में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी कि कांग्रेस किस तरह से उन सीटों पर जो है उपचुनाव की लड़ाई लड़ती है और उपचुनाव में उनको जीत हासिल किस तरीके से हो सकती है, इस पर भी रणनीति बनाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ नेमावर हत्याकांड को लेकर भी जो है कमलनाथ पीसी कर सकते हैं, वो मीडिया से मुखातिब होंगे इस दौरान। पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि कांग्रेस लगातार इस पूरे मुद्दे को हवा दे रही है कि सरकार अपराधियों को बचा रही है, कुछ काम नहीं किया जा रहा है, और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जो है आज बैठ के भी लेंगे और मीडिया से भी मुखातिब होंगे। इसके साथ ही साथ आज मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त राज्यपाल हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल, आज उनका शपथ समारोह भी होने वाला है। कल देर रात ही नवनियुक्त राज्यपाल राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की है और आज 11 बजे के आसपास राजभवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा है। इसके अलावा यदि हम गैर सियासी घटनाओं की बात करें तो पिछले 8 दिनों से नर्सों की जो हड़ताल चली आ रही थी वो आज खत्म हो गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नर्सिंग एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि हाईकोर्ट के आदेश का लोग पालन करेंगे और अपनी हड़ताल को खत्म करते हुए आज सभी नर्सें काम पर लौटेंगी। इसके साथ ही साथ हेल्थ डायरेक्टरेट ने हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एक कमेटी बना दी है जो कि नर्सों की जो मांग है उन पर विचार विमर्श करेगी और उसको पूरा समाधान निकालने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ आज वैक्सीनेशन डे भी है। केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों का ही वैक्सीनेशन आज भी किया जाएगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों डोज लगाई जाएगी। तो ये पूरी बड़ी खबरें रहेंगी मध्य प्रदेश की, जिन पर हमारी दिन भर जो है नजर बनी रहेगी। वाकई में आज मध्य प्रदेश में काफी कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, अपडेट आपसे लेंगे। नीलम, इस वक्त हमारे साथ राजेश राज हमारे साथ रायपुर से जुड़े। राजेश, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि विभागों की समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, और क्या कुछ खास होगा?
जी बिल्कुल राहुल, छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज दो प्रमुख घटनाक्रम है जिस पर सबकी नजर रहेगी, पूरे प्रदेश की नजर रहने वाली है। पहली घटनाक्रम तो यही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दो बड़े विभागों की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें वन विभाग है और पर्यावरण और आवास से जुड़े 5 विभाग होंगे। तो वन विभाग की समीक्षा बैठक में जो वाणिज्यिक टिम्बर है और औषधीय पौधा है उसके रोपण के ब्रोशर किए जा सकते हैं, विमोचन किए जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों। और विभाग की समीक्षा बैठक होगी, क्या कुछ कार्यक्रम किए गए हैं एक साल में, आगे क्या योजनाएं हैं, इसकी समीक्षा होगी। सबसे अहम जो बात होगी वो आवास और पर्यावरण विभाग को लेकर के होगी, क्योंकि आवास से जुड़े नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, इसके अलावा टाउन और कंट्री प्लानिंग के अलावा जो पर्यावरण विभाग है, ये 5 विभाग की एक अहम बैठक, समीक्षा बैठक होने जा रही है। आगे आने वाले दिनों में आवासीय प्रोजेक्ट को लेकर के विभाग क्या कर रहा है, रायपुर और पूरे प्रदेश में किस तरह की आवासीय परियोजनाएं आ सकती है, किस तरह की तैयारी है, खास करके छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद राजीव आवास योजना जो लागू हुई है उसको लेकर के इंप्लीमेंट करने को लेकर एजेंसियां किस तरह से काम कर रही है, उस पर एक महत्वपूर्ण फैसला कुछ आ सकता है। तो ये एक घटनाक्रम है जिसपे प्रदेश की नजर रहने वाली है। लेकिन जो दूसरी बड़ी घटनाक्रम है खास करके धरातल पे, वो है ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़ा हुआ। परिवहन विभाग जो है, बस मालिक है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के विभाग के सामने अपनी मांग रखते रहे। आज उनका एक बड़ा प्रदर्शन है, 40% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं किराए में। साथ में जो ऑफ रोड बसें हैं, यानी वो बसें जो चल नहीं रही है कोरोना की वजह से या फिर जिनको यात्री नहीं मिल रहा है, उनके टैक्स माफ करने की बात कर रही है बस संघ वाले। और इसी मांग को लेकर के आज परिवहन मंत्री के आवास तक बसों की रैली निकाली जाएगी। जो बस मालिक संघ है उन्होंने कहा है कि करीब 100 बसों को लेकर के वो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनके घरों तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और अपनी मांग की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे। तो एक बड़े हंगामे की भी आसार है जो आज देखने को मिल सकता है राजधानी में। ये दो बड़ी घटनाएं हैं जिसपे प्रदेश और मीडिया दोनों की नजर रहने वाली है। चलिए, आप दोनों से हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी और चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में छत्तीसगढ़ को मायूसी का मुंह देखना पड़ा। छत्तीसगढ़ से 10 सांसद हैं। अभी छत्तीसगढ़ के हिस्से में केवल एक राज्य मंत्री, वो भी स्वतंत्र प्रभार के तौर पर आया। छत्तीसगढ़ के लोग उम्मीद लगाए थे कि इस बार के कैबिनेट विस्तार में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लेकिन अनदेखी हुई। वहीं कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ के नेताओं की अनदेखी की है। इसलिए प्रबंध नहीं मिला कि इनका रिजल्ट देखिए ना आप, 14 विधायक जीत के आए तो क्यों देगी बीजेपी। और ये तो उनका फैसला है, वो जो चाहे करें, लेकिन हैसियत अस्तित्व होना चाहिए ना। अस्तित्व विहीन लोगों को हर कोई नकारता है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नुकसान छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व नहीं देने के कारण हो रहा है। 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी को लोग दिए हैं और अभी जब देने की बारी आई तो बस्तर संभाग गोल, रायपुर संभाग गोल, बिलासपुर संभाग गोल, दुर्ग संभाग गोल, सारे जगह गोल गोल लड्डू दे दिए हैं मोदी जी। तो इनको पता चलना चाहिए कि कितना अहमियत है लोगों का। कोई टिप्पणी नहीं करना है, वो जैसा सोचेंगे। बहुत सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारी व्यवस्था होती है, प्रदेशों की अपनी अपनी भागीदारी होती है। उसके अनुसार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे और शीर्ष नेता अमित शाह जी, नड्डा जी विचार करके और बहुत सारे समीकरण को देखते हुए ये निर्णय लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक में विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ स्वस्थ और सुपोषित हो, इसके लिए जरूरी है कि हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित हों। उन्होंने प्रथम चरण में राज्य के 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल के केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की योजना का क्रियान्वयन जिला प्रशासन के सहयोग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ साथ रेडी टू ईट की गुणवत्ता और वितरण की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के बारे में भी चर्चा की गई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिम जाति कल्याण विभाग के कामकाज की समीक्षा की और इस बैठक में विभागीय मंत्री प्रेमसाय टेकाम और अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को बस्तर अंचल के जिलों में व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार मान्यता पत्र के वितरण के लिए विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। तो उन्होंने कहा कि वनांचल के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से स्थायित्व देने के लिए भूमि के उपभोग का अधिकार दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देवगुड़ी आदिवासियों की आस्था के केंद्र हैं। सरकार की मंशा देवगुड़ियों को संरक्षित करने के साथ ही देवगुड़ी स्थल को बेहतर ढंग से विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने प्रयास आवासीय विद्यालयों समेत अन्य विशेष शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन अध्यापन की स्थिति की भी समीक्षा की। भी विभाग में चल रहे हैं, योजनाएं चल रहे हैं, उनके बारे में समीक्षा हुई, उसको और तेज गति से चलने के लिए निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश के सभी 23,681 बूथों में 10-10 महिलाओं की बूथ कमेटी और कोरोना वॉलंटियर्स बनाएंगी। वहीं मोदी सखी को भी सक्रिय किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित महिला मोर्चा के अध्यक्षों की बैठक में टास्क दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा ने इस टास्क पर काम शुरू भी कर दिया है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री विभा अवस्थी ने बताया कि मोर्चा ने शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर जल्द ही राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू करेगी। सरकार की वादा खिलाफी को भी मोदी सखी और बूथ कमेटियों के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने महिला मोर्चा के इस अभियान को लेकर पलटवार किया है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो शराबबंदी का है, उसे हम महिला मोर्चा सशक्त रूप से उठाएंगे। दूसरा मुद्दा है अभी जो अत्याचार अनाचार हो रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में, ये सरकार उस मामले में भी विफल है। उसके लिए तो हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं और वृहद तरीके से लड़ेंगे। गाँव में हमारी पकड़ इतनी मजबूत है कांग्रेस सरकार की, कोई व्यवस्था, किसान खुश है, मजदूर खुश है, मजदूरों को काम मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। शराब का मुद्दा तो क्या शराब मध्य प्रदेश में नहीं बिक रही, शराब इनके टाइम नहीं बिकी। अपने 15 सालों में क्या किया इन्होंने शराब को लेकर के। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के अध्यक्ष की नियुक्ति के 6 महीने बाद भी अब तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हो पाई है। पिछली बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन ने जल्द से जल्द बची हुई नियुक्तियां कर कार्य समिति की बैठक करने के निर्देश दिए थे। साथ ही आगामी 6 महीने की कार्य योजना बनाने को भी कहा था। कार्य समिति की बैठक तो दूर, भारतीय जनता युवा मोर्चा में तो अब तक प्रदेश कार्यकारिणी का भी पूरी तरीके से गठन नहीं हो पाया है। अभी 2 उपाध्यक्ष और 1 मंत्री की नियुक्ति बची हुई है। इसी तरह 4 जिलों की कार्यकारिणी भी नहीं बन पाई है। प्रदेश प्रभारी के निर्देश के बाद भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सारी नियुक्तियां करके कार्य समिति की बैठक करने की बात कही थी। सारे जिलों की अध्यक्षों की नियुक्तियां हो चुकी हैं, सारे आयाम भी बन गए हैं, जिलों की भी नियुक्तियां हो गई है, महामंत्री भी बन चुके हैं। तो लगभग आने वाले 1 सप्ताह के भीतर तिथि तय करके हम कार्य समिति करेंगे। ये समिति अभी 11 जुलाई को है और उसमें हमारी राष्ट्रीय महामंत्री जी आ रही हैं, रेणु बालाजी, और उन्हीं के सानिध्य में होने वाली है। राजनांदगांव नगर निगम की मेयर हेमा देशमुख ने शहर के विकास को लेकर आज अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। महापौर ने बीते साल की तरह इस वर्ष भी घाटे का बजट प्रस्तुत किया। साल 2020-21 के लिए 45,26,000 का बजट पेश किया। एक फायदेमंद दिशा की ओर लेके जाएगा, व्यापार की ओर लेके जाएगा, ऐसा प्लान लाया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति धरोहर को बचाए रखने के लिए नृत्य गीत पर साहित्यकारों का सम्मान भी रखा गया है और उस छत्तीसगढ़ी लोकगीतों से जुड़े हुए लोगों का भी सम्मान रखा गया है। जो पूरा रिकॉर्डिंग हुआ है सदन का, जो चाहे वो शुरू से देख सकते हैं। मेरी मांग है आप लोगों के माध्यम से, जिसकी गलती होगी उसको जो है पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो मेरे दल का हो चाहे किसी भी दल का हो। शुरुआत लेकिन जिसने किया है, पहले जिसने शुरुआत किया है, जिसने हाथ उठाने की कोशिश की, जिसने उंगली उठाने की कोशिश की, जिसने एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश की है, बारीकी से जांच होनी चाहिए और जिसने शुरुआत की उसके ऊपर कार्रवाई हो। बिलासपुर के एनटीपीसी सीपत यूनिट 5 का बॉयलर ब्लास्ट हो गया, जिसमें 500 मेगावाट का यूनिट ठप पड़ गया है और जनरेशन का बड़ा लॉस हुआ है।
हादसे में पेंट हाउस का छत भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि शिफ्ट चेंज ओवर के समय यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक सीपत एनटीपीसी के 500 मेगावाट की यूनिट 5 की दूसरी इकाई में ड्रम का राइजर फटने से बॉयलर में ब्लास्ट हुआ। हालांकि शिफ्ट चेंज ओवर के समय हादसा होने के कारण कोई जनहानि की खबर नहीं, लेकिन इसके बावजूद एनटीपीसी प्रबंधन मामले को दबाने में लगा हुआ है। लोरमी इलाके में बीती रात से बिजली व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। शाम को आए आंधी तूफान और बारिश के बाद देर रात को अचानक ही बिजली बंद हो गई। इसके चलते लोरमी नगर समेत इलाके के 120 से भी अधिक गांव में ब्लैकआउट हो गया। बिजली नहीं होने की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बिजली नहीं होने के कारण लोरमी नगर पंचायत के सभी 15 वार्डों में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। दो दिन की गर्मी के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में कल से जोरदार बारिश हो रही है और कल शाम से शुरू हुई बारिश रायपुर में रुक रुक कर अब भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार रायपुर में कल शाम 8:30 बजे तक 41 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जगदलपुर में 21% बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में हल्के और मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य क्षेत्र में एक सिस्टम बना हुआ है, इसके कारण से बारिश के साथ गरज चमक के साथ छींटे भी पड़ेंगे। वहीं एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश का प्रमुख दक्षिण छत्तीसगढ़ होगा और रायपुर में 4 घंटे हुई बारिश से शहर के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। वहीं रायपुर नगर निगम की व्यवस्था की पोल भी खुली है। आपको बता दें कि रायपुर के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया और कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया। तस्वीरें देखिए आप, बीती शाम से जो इस तरीके से बारिश हुई उसके बाद लोगों के घरों में पानी भर गया। पूरा शहर के कई इलाके लबालब हो गए। सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल लेते हैं, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।